हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का ज्ञान सागर जीएस एकेडमी में स्वागत है। मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का महत्वपूर्ण समसामयिक घटना लेके आज 5 अक्टूबर 2023 है। तो चलिए प्रारंभ करेंगे आज का सेशन। और आज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आप लोग का क्या बनता है। तो पहले क्वेश्चन पे सबसे पहले बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोग का ये है, चलिए पहले यहीं से शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू कीजिएगा? सबसे पहले यहीं से शुरू कीजिए। चलिए यहीं से शुरू कीजिए, क्योंकि अपना जल्दी जीव है तो ये बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। ठीक है, देखिए डॉल्फिन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? कहने का मतलब है कि डॉल्फिन क्या है, आप लोग जानते हैं कि ये जो है मैमल में आता है। ठीक है, और बहुत जो है चालाक मछ पानी में रहता है। ठीक है, दो प्रकार के डॉल्फिन हम लोग जानते हैं। ठीक है, एक होता है गंगा डॉल्फिन और एक में सिंधु में भी डॉल्फिन रहता है। ठीक है, तो आपका एशिया जो आपका मतलब कहने का मतलब है भारतीय जो है उपमहाद्वीप में ये जो डॉल्फिन का बहुत बहुलता से पाया जाता है। आप एक सिंधु नदी पे पाया जाता है और गंगा नदी। तो हम लोग का जो जलीय जो जीव घोषित किया है 2009 में, इसको कब 2009 में जो है जलीय जीव घोषित किया गया था। और 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। ठीक है, तो इसको किसको किया गया है? तो आपका कहिएगा, आपका गंगा डॉल्फिन को जलीय जीव घोषित किया गया। इसका वैज्ञानिक नाम बहुत गंगेटिक इसका नाम होता है। ठीक है, गंगेटिका। ठीक है, ये याद रखिएगा, गंगेटिका। ठीक है ना, गंगेटिका। ये जो है गंगा डॉल्फिन जो है आपका अभ्यारण्य भी है, तो अपना बिहार में ही है। ये आप कहिएगा कि आपका डॉल्फिन के लिए जो अभ्यारण्य है तो भागलपुर में, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, वहां पे एक विक्रमशिला डॉल्फिन, ठीक है, मतलब विक्रमशिला आपका गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य है। तो ये बात याद रखिएगा। बहुत सारा प्रोग्राम भी आपका आयोजित किया जाता है हर साल इसका संरक्षण के लिए। ये 2012 से ये जो है 5 अक्टूबर को, कितना को, 5 अक्टूबर को 2012 से मनाया जाता है। इतना सब बात याद रखिएगा। ठीक है, और प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है 2020 को लॉन्च किया गया था। ये 4-5 चीज याद रखिएगा। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर पढ़ते हैं ना हम लोग 1973 में, मतलब 1973 में, तो इसी वजह से इसी तरह से आपका क्या प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी प्रारंभ किया गया था। मोदी जी जो है 15 अगस्त लाल किला में जाकर के ये बात बोले थे कि हम लोग जो है प्रोजेक्ट डॉल्फिन चलाएंगे, और 2020 से। और ये आपको कब जल्दी ये जीव घोषित किया गया था? 2009 में। ठीक है ना, ये बात आपको जानना है। और ये गंगा डॉल्फिन को जानना है। और जो डॉल्फिन के समूह होता है ना उसको पॉड कहते हैं। ठीक है, 12 डॉल्फिन को मिला करके एक समूह कहा जाता है जिसको पॉड। बहुत बार पूछ लिया जाता है कि डॉल्फिन के समूह को क्या किया। देखिए आजकल के क्वेश्चन का कोई भरोसा नहीं है। अभी हाथी पे पूछा था कि कितना गर्भ अवधारण का होता है, बीपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी तरह से जैसा आपका प्रोजेक्ट आपका एलिफेंट 19 मतलब कितना 1992 से चला था। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। उसी तरह से प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है आपका कब से चला है? 2020 से। कब से प्रारंभ किए हैं? 2012 से प्रारंभ किए हैं। ये कब बनाता है? तो 5 अक्टूबर पे। कौन सा डॉल्फिन को हम लोग जो है जलीय जीव घोषित किए हैं? तो गंगा डॉल्फिन को। इसको क्या नाम है? गंगेटिका नाम है। ठीक है, इसके समूह को पॉड कहते हैं। ये बहुत आप कहो कि जलीय जीव है। ठीक है, हम लोग इसको संरक्षण भी कर रहे हैं। अक्सर गंगा नदी में देखा जाता है। हम लोग अपना आम जाल मतलब घर के भाषा में नहीं बोलते हैं, इसको सुसु भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है ना, तो नमामि गंगे अभियान के तहत जो है पीएम मोदी ने 2019 में प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू करने की घोषणा की थी। ठीक है, 2020 से घोषणा किया था, 2019 से। ठीक है, और 20 से जो है मनाया जाता है। इसका मकसद जो है गंगा में डॉल्फिन की संख्या को बढ़ाना है। दरअसल डॉल्फिन जहां पाई जाती है वहां पानी शुद्धता की गारंटी होती है। समझ रहे हैं? तो हम लोग का गंगा में आपका डॉल्फिन पाया जाता है। अगर यहाँ पे डॉल्फिन को हम लोग संरक्षण कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? पानी अपने आप, क्योंकि नमामि गंगे में अभी जो मोदी जी को जो पुरस्कार मिलता है, जो उसको स्मृति चिन्ह मिलता है, उसका बोली लगाया जाता है। अभी बोली लगाने का कार्यक्रम स्टार्ट है। ठीक है, उससे जो पैसा आता है वो पैसा नमामि गंगे में ही दिया जाता है कि गंगा को हमको क्या करना है? साफ सुथरा करना है। ठीक है, तो यही वाला बात है। तो आपको ये थोड़ा सा जान लीजिएगा। ठीक है ना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो भी यहाँ से बताया है ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है 2023-24 का 60वीं ईरानी ट्रॉफी का खिताब शेष भारत किसको पराजित कर अपने नाम कर लिया है? देखिए ये जो है क्रिकेट में मतलब ग्रुप एक टाइप का जो है ये क्रिकेट ट्रॉफी होता है। ठीक है ना, प्रत्येक वर्ष होता है। इस बार जो है आपका ये जो है आपका ईरानी ट्रॉफी जीता है शेष भारत। किसको हरा के? तो सौराष्ट्र को हरा के। तो सबसे पहले ये जानिए, जो ईरानी ट्रॉफी होता है ना, ये ट्रॉफी क्या है ना, जो रणजी ट्रॉफी जो विजेता होता है उस टीम के साथ शेष भारत खेलता है प्रत्येक वर्ष। ऐसा नहीं कि 5-10 टीम खेलता है, मतलब शेष भारत के साथ मिलकर के आपका जो रणजी ट्रॉफी। तो इस बार का रणजी ट्रॉफी हमारा जीतने वाला कौन थे? सौराष्ट्र थे। तो इसी के साथ गुजरात में ये खेल हो रहा था। ठीक है, और अपना कौन जीता है? तो क्या कहिएगा? तो शेष भारत जीता था। ठीक है, इसका आयोजन बीसीसीआई द्वारा किया जाता है। बीसीसीआई के बारे में जानता है? ठीक है, क्योंकि बीसीसीआई जितने भी आपका जो घरेलू जो भी खेल होता है क्रिकेट का, वो बीसीसीआई ही आयोजन किया जाता है। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? रोजर बेन्नी है। अब क्रिकेट वर्ल्ड कप भी आज से प्रारंभ हो रहा है। पहला मैच आपका न्यूजीलैंड और
किसके बीच है, क्या बोलते हैं, इंग्लैंड के बीच है। शेष भारत का कप्तान कौन था, हनुमा विहारी था, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये ट्रॉफी शेष भारत और मौजूदा चैंपियन रणजी ट्रॉफी के बीच खेला जाता है। देखिए यहाँ से 2 4 3 याद रखिएगा। अभी संतोष ट्रॉफी हुआ था, कर्नाटक जीता था, ठीक है। इससे पहले आपका जो है ड्रोन कप हुआ था, आपका मोहन बागान जीता था ईस्ट बंगाल को हरा के। ये सब चीज हम बता चुके थे, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को, संतोष ट्रॉफी हुआ था ना भी, संतोष ट्रॉफी कर्नाटक जीता है, ठीक है। उसके बाद आपका देवधर ट्रॉफी भी होता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्रिकेट में ही होता है, वो जीता था आपका कौन, साउथ जोन जीता था, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, देवधर ट्रॉफी कौन हो जाएगा, साउथ जोन जीता था, ठीक है। साउथ जोन याद रखिएगा, ठीक है। एक आपका दिलीप ट्रॉफी होता है, दिलीप ट्रॉफी भी आपका साउथ जोन ही जीता था, ठीक है, साउथ जोन। ये सब याद रखिएगा, बहुत बार पूछ लेता है, मिलाने के लिए दे देगा तो नहीं बता पाइएगा। तो क्या क्या बताया आपको, सबसे पहले कि ईरानी ट्रॉफी 2023-24 का सेशन किसने जीता है, सौराष्ट्र ने। तो यहाँ पे आपका 2 क्वेश्चन बनता है। तो पहली बात क्या है, ईरानी ट्रॉफी वही खेलेगा जो रणजी ट्रॉफी विजेता है, और आपका कौन, शेष भारत। तो शेष भारत जीता है, किसको हरा के, सौराष्ट्र हरा को। इसका मतलब है रणजी ट्रॉफी भी आपका कौन जीत गया, सौराष्ट्र जीत गया। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद आपको क्या बताया है, संतोष ट्रॉफी कौन जीतेगा, कर्नाटक जीतेगा। देवधर ट्रॉफी वो कौन जीतेगा भाई, देखिए ये संतोष ट्रॉफी जो है ना फुटबॉल में दिया जाता है, ठीक है, कर्नाटक जीता है। और डुरंड कप एशिया का सबसे पुराना कप, भारत का भी सबसे पुराना कप 1888 से खेला जाता है, ये बात आप लोग जानते हैं, ठीक है। इस बार जो है मोहन बागान जीता था ईस्ट बंगाल को। तो 2 ये याद रखेगा, मोहन बागान वाला हो गया आपका, और संतोष ट्रॉफी हो गया। ये दोनों आपका, मोहन बागान कौन हो गया आपका, तो ये सॉरी डुरंड कप मोहन बागान हो गया, और संतोष ट्रॉफी कर्नाटक हो गया। अगर देवधर पूछेगा तो क्या कहिएगा, साउथ जोन। और दिलीप ट्रॉफी भी कहेगा तो साउथ जोन जीता है, ठीक है। और अभी क्या बोल रहे हैं, तो आपको ईरानी ट्रॉफी कौन जीत लिया, शेष भारत। तो ये याद रखना है आपको। इसका आपको आयोजन करता पूछ सकता है कि कौन करता है, तो बीसीसीआई करता है। बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी है। बीसीसीआई का स्थापना 1928 को होता है, ठीक है। ये बात आपको, बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो क्या कहिएगा, मुंबई में है, ठीक है। बीसीसीआई के सचिव अजय शाह जी हैं, ठीक है। तो ये सारा इतना चीज, जो भी चीज बताते हैं मेरे प्यारे भाइयों बंधु, ये सब चीज को थोड़ा सा याद रखिएगा। आपका एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये सब चीज अगर नहीं देखेगा तो आपको फिर दिक्कत हो जाएगा। रिवीजन करते रहिए, क्या पढ़ते हैं फर्क नहीं पड़ता है, जो चीज पढ़ते हैं उसको रिवीजन करते रहिए। रिवीजन बार बार करिएगा तो आपको ऐसे ही आपका सारा चीज हो जाएगा। केंद्र सरकार ने नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स को वैध, मतलब अवैध घोषित कर दिया। वैध नहीं होगा, अवैध घोषित कर दिया। देखिए ये हुआ क्या है ना, अभी जो है गृह मंत्रालय के तरफ से क्या है ना कि एक आपसे घोषणा मतलब जारी किया गया है। उसमें क्या किया है, केंद्र सरकार ने नेशनल लिबरेशन फ्रंट और त्रिपुरा और टाइगर्स, यानी कहने का मतलब है कहाँ नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और त्रिपुरा टाइगर फोर्स, ये 2 संगठन है, इसको अवैध घोषित कर दिया गया है यूएपीए के तहत, ठीक है। यूएपीए क्या होता है थोड़ा सा बता देते हैं आपको। यूएपीए के तहत इसको जो है क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया है। कितने साल के लिए किया है, 5 वर्ष के लिए किया है। ये जारी कौन करता है, तो गृह मंत्रालय करता है। गृह मंत्री हम लोग का कौन है, तो जानते हैं अमित शाह जी हैं, ठीक है। तो ये देखिए त्रिपुरा में क्या है ना, अभी जानते हैं कि मणिपुर में हिंसा चल रहा है, ठीक है। उधर तक जो नॉर्थ ईस्ट का जो सीन है बहुत ज्यादा डेंस है, ठीक है। तो कहा जाता है कि इधर से बांग्लादेश की तरफ से कुछ अलगाववादी संगठन है जो त्रिपुरा में रह रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है। उधर से म्यांमार का विदेशी कोई ताकत है, इस हिट करके वहां पे क्या किया जा रहा है, थोड़ा सा भड़काया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारा चीज देखते हुए गृह मंत्रालय ने फैसला लिया कि वहां का 2 जो आपका त्रिपुरा लिबरेशन टाइगर फोर्स वाला था, ठीक है, और त्रिपुरा वाला, ये दोनों जो है वहां पे गतिविधि को बढ़ा रहा था। तो यूएपीए एक कानून आया था 1967 में। कब आया था, 1967 में। इसका फुल फॉर्म होता है अनलॉफुल एक्टिविटीज, ठीक है, प्रिवेंशन एक्ट होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा। इसी के तहत अभी न्यूज क्लिक एक न्यूज मतलब आपका जो है न्यूज देता है, ठीक है, उसको उसमें भी जो है इसी के तहत आपको उसको भी बैन किया गया है, ठीक है। तो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट आया था 1967 में आया था। अगर आप जो है किसी भी तरह का ऐसा कार्य करते हैं जैसे सरकार को लगे या भारत यानी अपना देश के खिलाफ अगर कोई भी गतिविधि होगा तो आपको इसी के तहत क्या किया जाएगा, आपको बैन कर दिया जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। इसमें कहा जाता है जैसे 19 तो अनुच्छेद 19 का उल्लंघन भी माना जाता है, क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी है, स्वतंत्रता की आजादी है, संगठन बनाने की आजादी है, तो इसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसका क्या कम किया जाता है। और एक तरह से ये भी कहा जाता है यूएपीए को कि सरकार को जो है मतलब जो आवाज उठाता है उसकी आवाज को दबाने के लिए भी यूएपीए का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों कि देखिए आपको यूएपीए के अंदर जितना भी मामला होता है लगभग 95% मामला लंबित है, बहुत समय लग जाता है। लोग को अगर पकड़ा जाता है यूएपीए के तहत अगर रखा जाता है तो लंबित मामला चला जाता है, 5 साल 10 साल तक जेल में ही रहता है। इसका सुनवाई बहुत लेट से होता है, तो इसका बहुत फायदा भी है तो बहुत लॉस भी है। इसमें क्या है ना कि अगर
सरकार को या फिर पुलिस को ये लगेगा कि अगर आपका कोई भी गतिविधि है जो भारत विरोधी होगा, ठीक है, तो उसको आपको क्या कर, देखिए इसमें 2 बार 3 बार जो है ना इसमें सुधार भी हुआ। ये 1967 में तो आया ही था, फिर ये यूएपीए आपका क्या हो गया, इसका 2012 में नहीं, आपका 2008 में एक बार, ठीक है, 2008 में इसमें संशोधित किया गया, फिर 2012 में संशोधित किया गया, ठीक है, फिर आपका 2012 के बाद फिर आपका 2016 में संशोधित किया, और फाइनली 2019 में इसमें पूरा फुल विस्तार किया गया। उसके बाद जो है यूएपीए को बहुत ज्यादा शक्ति मिल गया है। अभी क्या है ना कि कोई भी चीज के लिए ये स्वतंत्र है, किसी को भी आपको जो है आतंकवादी घोषित कर सकता है ये संगठन, और इसमें बहुत ज्यादा मामला लंबित होता है, जिससे कभी कभी ये भी कहा जाता है इसके दूसरे शब्द में कि सरकार जो अगर सरकार से कोई बात पूछता है तो उसको सरकार इसका यूज करके उस पर क्या है यूएपीए लगा देता है, और ये अब लंबित मामला चला जाता है, केस में सुप्रीम कोर्ट तक मार रह जाता है। अभी वो एक आपका आया था, इंक्वायरी आया था, उसमें बोला गया कि 95% ऐसा मामला है जो लंबित चल रहा है, बहुत लेट से सुनवाई होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। तो यूएपीए के तहत आपको पूछ सकता है कि त्रिपुरा में कौन सा संगठन जो है आपको जो बैन किया गया है, तो कौन सा धारा की कौन सा अधिनियम के तहत क्या कहिएगा, यूएपीए, ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटी, ठीक है, प्रिवेंशन एक्ट होता है, ठीक है ना, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम होता है, इसको हिंदी में कहते हैं। तो केंद्र सरकार ने यह काम कर दिया। यूएपीए अधिनियम के तहत देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है 5 वर्ष के लिए गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब थोड़ा सा त्रिपुरा जब बताएं तो थोड़ा सा आपको त्रिपुरा के बारे में भी बता देते हैं। त्रिपुरा जो है आप लोग जानते हैं एमएमटी यानी मेघालय मणिपुर त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा का 1972 में जो है स्टेट बना था, 1972 में, ये बात जानते हैं। यहाँ पे जो है 2013 में यहाँ का न्यायालय बना, ये भी आप लोग जानते हैं 2013 में, ठीक है। त्रिपुरा में 60 जो है लोग टोटल विधानसभा सीट है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो सरकार है बीजेपी का है, और मानिक शाह जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पे 2 लोकसभा है, एक राज्यसभा है, इतना तो याद ही रखिएगा। तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक पूजा होता है, बहुत ज्यादा आप लोग सुने होइएगा, खर्ची पूजा, ठीक है, त्रिपुरा का बहुत ज्यादा ये फेमस पूजा है, ठीक है। तो इतना सारा चीज आपको याद होना चाहिए। त्रिपुरा का स्थापना 1972 में 3 स्टेट एक साथ हुआ था, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, ठीक है, ये आपको याद रखना है 1972 में। 2013 में, क्योंकि पहले ये जो है असम उच्च न्यायालय के तहत आता था, 2013 में इसका खुद का न्यायालय बना, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे 60 विधानसभा सीट है यहाँ का। अच्छा, यहाँ का राज्यपाल नहीं बताया आपको, यहाँ का राज्यपाल जो है आपका कौन है भाई, यहाँ के राज्यपाल कौन है, यहाँ के राज्यपाल है आपके यहाँ पे राज्यपाल है, क्या नाम है उसका, नाम भुला रहे हैं हम इसका, ये त्रिपुरा के राज्यपाल है आपका, अच्छा जैसे याद आता है तो बता देते हैं, कभी कभी दिमाग ब्रेन से बात मिस हो जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देते चलना है। त्रिपुरा जो है चारों तरफ से आपको थोड़ा सा त्रिपुरा का लोकेशन भी हम दिखा देते हैं। मेरे पास है सब सुविधा, आज हम सब सुविधा लेके आए हैं, ठीक है, ये सब सुविधा लेके आए हैं। देखिए ये है आपका त्रिपुरा, यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये आपका त्रिपुरा है, ठीक है। ये आपका देखिए यहाँ इधर भी बांग्लादेश है, इधर भी बांग्लादेश है, इधर भी बांग्लादेश है। ये त्रिपुरा, अगर कहेगा कि त्रिपुरा जो है किस किस स्टेट से सीमा साझा करता है, तो ये हो जाएगा आपका असम, यहाँ पे असम हो जाएगा, और ये आपका कौन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मिजोरम, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा मेघालय से तो सीमा साझा ही नहीं करता, देखिए मेघालय यहीं पे, त्रिपुरा यहाँ से होता है। ये बात याद रखिएगा, इधर से मिजोरम उसका सीमा साझा करता है, इधर से असम का करता है, और 3 बगल से इधर से असम, ये थोड़ी आपका बांग्लादेश का करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बात याद रखना है, ठीक है। तो ये हाँ, कोई नारायण जी है, ठीक है, सत्यदेव नारायण जी है, ठीक है, नारायण जी है यहाँ के, क्या यहाँ के राज्यपाल है, याद आ गया, नारायण जी है, याद रखिएगा, नारायण जी, सत्यदेव नारायण, नारायण जी है। चलिए, तो कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज देखते हैं उसको बढ़िया से हर एक चीज उसका पोस्टमार्टम करते चलिए। अमेरिका के प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष केविन मैकेर्थी को पद से हटा दिया गया। देखिए अभी अमेरिका का प्रतिनिधि जो सभा है, ऐसा पहली बार हुआ है, ठीक है, कि जो है डेमोक्रेटिक का मतलब जानता है, पूरा फुल बहुमत के साथ इसको हटा दिया गया। वहां पे आपको एक दिन इससे पहले वाले वीडियो में बोले थे, अमेरिका में जो है 2 होता है, एक सीनेट होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव हाउस होता है, ठीक है। तो सीनेट में 100 सदस्य होता है, और रिप्रेजेंटेटिव हाउस में कितना सदस्य है, 435 है, ठीक है, ये बात बताए थे आपको, ठीक है। तो यहाँ रिप्रेजेंटेटिव हाउस से क्या, उसके अध्यक्ष केविन मैकेर्थी। ये हुआ क्या था कि अब जो वहां के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, तो उसको बराबर सहयोग नहीं कर रहे थे केविन मैकेर्थी को, तो इसको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है पद से। तो ये ज्यादा थोड़ा न्यूज में आ गया, चर्चा में आ गया,
तो आपको पूछ सकता है कि केविन मैकेर्थी कहाँ का रिप्रेजेंटेटिव, आप उसका अध्यक्ष थे, जो उस पर जो है आरोप लगा करके उसको हटा दिया गया है, तो कह सकते हैं कि अमेरिका के थे, अमेरिका में है ये आपका। जैसे हम लोग का राज्यसभा होता है ना, तो उसी तरह से आपको वहाँ का सीनेट कहिए, वहाँ पे टोटल 50 प्रांत है, 50 प्रांत में से प्रत्येक प्रांत से 2-2 सीट करके आपको वहां पे रखा गया है, ठीक है। और यहाँ से टोटल कितना है, 435 है। वहाँ 2 पार्टी है आपका, एक डेमोक्रेटिक है, एक रिपब्लिकन है, ठीक है। जैसे इंडिया का हम लोग का राष्ट्रीय पार्टी ऐसे तो है ज्यादा, ठीक है, मगर 2 ही पार्टी को हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है। तो वो कौन है, हम लोग का कांग्रेस है और बीजेपी है। तो कांग्रेस बराबर यहाँ का डेमोक्रेटिक कहिए और बीजेपी बराबर वहां का क्या कहिए, रिपब्लिक कहिए। तो रिपब्लिक का जो अभी से पहले जो आपका राष्ट्रपति था डोनाल्ड ट्रंप था, ठीक है। और डेमोक्रेटिक वो आपका ओबामा वाला है, जो अभी आपका जो बाइडेन इसके राष्ट्रपति हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। और इसका जो है चुनाव चिन्ह है, इसका चुनाव चिन्ह गधा होता है और इसका चुनाव चिन्ह हाथी होता है, ठीक है। ये बात थोड़ा सा जान लीजिएगा। अमेरिका के बारे में थोड़ा सा अगर आपको हम बताएं, तो अमेरिका जो है अब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, ठीक है। कल अमेरिका के बारे में आपको एक चीज बताए थे, अपना भीमराव अंबेडकर जी का जो है 19 फीट ऊंचा मूर्ति वहां पे बनाया गया है। उसके बाद पूरी दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा आपका मंदिर भी बनाया गया है न्यू जर्सी में, और यहाँ पे आपको बताया था मेरीलैंड में भीमराव अंबेडकर जी का मूर्ति बनाया गया है। यहाँ पे मेरीलैंड है, ये 49वां सीमांत रेखा है, ये आपको बता दिए थे कल, तो इसके बारे में अच्छा से बताते हैं। यहाँ पे एप्लिकेशन पर्वत है, बताया था ना, यही आपका अमेरिका है, ठीक है। अमेरिका की ज्यादा आबादी कहाँ पे रहता है, इधर ही रहता है, इधर पेंसिल्वेनिया है, ठीक है। इसको 5 लेक है आपका, देखिए 5 लेक में से आपको हमेशा याद रखेगा ये सुपेरियर झील है, दोनों अमेरिका और कनाडा के बीचों बीच है। यही कनाडा के साथ ये हम लोग का विवाद छिड़ा हुआ है। कनाडा के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कौन है, तो जस्टिन ट्रूडो है, ठीक है। तो यहीं से हम लोग का लफड़ा छिड़ा हुआ, यही है अलास्का। यहीं पे आपका अभी हो रहा था युद्ध अभ्यास भारत और किसके बीच, अमेरिका के बीच, ठीक है। पहाड़ी इलाके में अमेरिका के सबसे ऊंची चोटी यहीं पे माउंट मैकिनले, ठीक है। यहाँ पे ब्रुक्स रेंज है, ऊपर में ब्रुक्स रेंज, नीचे में अलास्का रेंज। यहाँ पे 1000 धुआं की घाटी भी कहा जाता है ये वाला एरिया को, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे याद रखिएगा, इधर है हवाई द्वीप, इसी का प्रांत पड़ता है, ठीक है, जहाँ पे सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है ना। तो ये सारा चीज आपके लिए महत्वपूर्ण चीज है, जो भी बोलते हैं आपका रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं, क्योंकि एग्जाम में कब कौन सा बात पूछ देगा कोई नहीं जानता, इसी वजह से एक समग्र रूप से तैयारी होना चाहिए। तो यही है केविन मैकेर्थी। तो क्या कहिएगा, केविन मैकेर्थी कौन थे, तो अमेरिका के प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष है। केविन मैकेर्थी क्यों हटा दिया गया है, राष्ट्रपति जो बाइडेन का सहयोग नहीं करने का आरोप लगाकर इसको हटा दिया गया है। इस बार 8 अक्टूबर को 2023 कि वायुसेना का अपना 91वां वर्षगांठ मनाया जाएगा। देखिए वायुसेना के जो है वी आर चौधरी अध्यक्ष है, ये बात जानता है, 1932 में इसका स्थापना होता है, ठीक है। वायुसेना जो है अपना 91वां वर्षगांठ, देखिए इस बार का मुख्य क्या है ना, कि हर बार जो है वायुसेना का जो है आपका क्या कहते हैं, जो अपना एयर मतलब प्रदर्शनी करता था, वो आपका गाजियाबाद के हिंडन एक एयरबेस वहीं करता था, मगर इस बार ऐसा नहीं है, इस बार प्रयागराज में कर रहा है। और इस बार बहुत सारा आपका यहाँ पे अगर कहिएगा तो मिग है, ठीक है, राफेल है, ये सब लड़ाकू विमान को जो है प्रदर्शन करने के लिए लाया जा रहा है। तो प्रयागराज में हो रहा है, तो इसके लिए थोड़ा सा खास हो जाता है, ठीक है। तो इस वर्ष का थीम जो है AIF सीमाओं से परे वायु शक्ति है, ठीक है। तो याद रखेगा इस बार जो है वायुसेना दिवस मना रहे 8 अक्टूबर को। वायुसेना अध्यक्ष कौन है, वी आर चौधरी है। तीनों सेना का अध्यक्ष याद रखेगा, वायुसेना, जल सेना और थल सेना, ठीक है। तो अपना मनोज पांडे जी हैं, तो क्या कहिएगा, थल सेना के अध्यक्ष हैं, ठीक है। और आपका कौन सा बोले, हरि बाबू जो हो जाएंगे, हरि कुमार, वो कौन सा हो जाएंगे, नौसेना के हो जाएंगे। और वायुसेना के वी आर चौधरी हैं। तो इस बार का जो है वायुसेना का जो थीम रखा गया है, तो क्या रखा गया है, सीमाओं से परे वायु शक्ति। इस बार वायु प्रदर्शनी हिंडन एयरबेस में ना होकर, देखिए हिंडन एयरबेस के बारे में अभी आज से पहले वाला भी वीडियो में बोले थे। यहाँ पे हिंडन एयरबेस में आपका जो ड्रोन प्रदर्शनी का मेला लगाया गया था, और एक परिवहन विमान शामिल किया गया जो स्पेन से लेके आए थे, ठीक है। एयरबस एक कंपनी है, ठीक है, उसी के द्वारा बनवाया गया था C295। हाँ, ये आपको बताया था C295, ठीक है। पहला अपने तरह का पहला जो है परिवहन विमान शामिल किया गया जिसमें 79 क्रू मेंबर उसमें क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। अपने तरह का पहला है, स्पेन वाला ब्रांच से लाया गया है, ठीक है। ये बात बताए थे आपको, वहां पे अपना गए थे कौन, अपने ये क्या बोलते हैं, मनोज पांडे जी, ठीक है ना। तो इस बार वायु प्रदर्शनी एयरबेस में ना होकर के कहाँ पे, हिंडन पे ना हो रहा है। हिंडन एयरबेस कहाँ थे, गाजियाबाद में, यूपी में। कहाँ पे हो रहा है, प्रयागराज में हो रहा है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। इस प्रदर्शनी में मिग को, तेजस को और अनेक लड़ाकू विमान भाग ले रहे हैं, ये बात याद रखना है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है, जानते हैं आप लोग। तो पशु दिवस हम लोग 4 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है ना। तो पशु दिवस का एक इटली में जानते हैं समझौता हुआ था लगभग 1931-32 के टाइम, तभी से हम लोग जो है विश्व पशु दिवस कल ही मनाए हैं। ICC ने सचिन तेंदुलकर को जो है 13वां एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ये थोड़ा सा याद रखेगा। ICC का जो है अभी वर्ल्ड कप होने जा रहा है, पहला मैच आपका तो बोले अभी अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा,
न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच। तो उसी में सचिन तेंदुलकर को 13वां एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्या किया है, उसको ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ये याद रखना है, ग्लोबल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर अब तक कितने बार वर्ल्ड कप खेले हैं? तो 6 बार खेले हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। 1992 में सबसे पहली बार खेले थे, और 2011 में तो हम लोग जब जीत के लाए थे तो उस टाइम खेले ही थे, ये बात याद रखिएगा। सचिन तेंदुलकर को ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया। अभी सचिन तेंदुलकर के बारे में बता दें, चुनाव आयोग के बारे में बताते। चुनाव आयोग का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। तो उसी का जो है नेशनल आइकन उसको बनाया गया है, मतलब चुनाव में भागीदारी, मतलब चुनाव के लिए क्या आपका जो है उसका एम्बेसडर आपका सचिन तेंदुलकर को ही नियुक्त किया गया, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और मुंबई का जो है इस्माइल इसी टाइप का करके जो है आपका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था, किसका? आपको सचिन तेंदुलकर को। और इसको एक आपका जो है इसको नियुक्त किया गया था सेवलॉन का जो हैंड ब्रांड एम्बेसडर, इसी टाइप का था। तो देख लीजिएगा, ये आपका सारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सचिन तेंदुलकर जी के बारे में जान लीजिएगा। देखिए क्या करेगा बता देते हैं। जैसे आज है ना 5 अक्टूबर, तो आज ही जो है सचिन तेंदुलकर जाएंगे अपना कप लेकर के स्टेडियम में, और वहां पे जाके खेल का घोषणा करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आईसीसी के बारे में जान लीजिए, जब बात निकली है तो दूर तक जाएगी। हाँ, चलिए दूर तक ले जाते हैं। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है, ठीक है। आईसीसी का स्थापना 1909 में, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। इसका चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं, ये बात तो आप लोग जानते ही हैं। आईसीसी जो है कई इवेंट कराता है। अभी आईसीसी के बारे में अब ये जो है आईसीसी के बारे में अभी आपको हम क्या बताना चाह रहे थे, हम भूल गए। 1909 में इसका स्थापना, हाँ, इसका मुख्यालय दुबई में है। कहाँ पे है? दुबई में है। क्या कहिएगा? इसका मुख्यालय दुबई में है, ठीक है। और आपको क्या बताना चाह रहे थे? आईसीसी के जो है आपका चेयरमैन आपको तो बोल ही दिए हैं, ठीक है ना। अच्छा, याद आता तो बताते हैं, आईसीसी का बहुत सारा फैक्ट है। अभी आईसीसी का जो है यहाँ पे अंडर 90 महिला कप हुआ था, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, जो भारतीय जीत के लेके आए थे, वो भी याद रखिएगा, ठीक है, महिला वाला, समझे। हाँ। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका क्या है, सिक्किम में बादल फटने से तीस्ता नदी में बाढ़ आने से 23 जो है सेना, यहाँ पे सेवा नहीं होगा, यहाँ पे सेना कर दीजिएगा, ठीक है। 23 सेना के जवान लापता हो गए। देखिए कम से कम 82-83 लोग यहाँ पे मिसिंग चल रहा। हुआ क्या है, बादल फटना क्या होता है बताते हैं। ये घटना एक बार आप लोग और भी सुने होइएगा, ठीक है, ये घटना थोड़ा बताते हैं। 2013 में एक बार आप लोग और सुने होइएगा कि यहाँ पे उत्तराखंड में बादल फट गया। बादल क्या फट गया, कम समय में जो बहुत ज्यादा बारिश होता है ना, उसी को बादल फटना कहते हैं। लगभग 100 मिलीमीटर मान के चलिए, 100 mm मान के चलिए, ठीक है, 100 mm बारिश हो जाता है। तो सिक्किम में क्या हुआ है ना, सिक्किम में आपका एक चोलामू झील है, ठीक है, जिसको लाहनेक झील भी कहते हैं, ठीक है, लाहनेक ग्लेशियर भी है सिक्किम में। आपको थोड़ा इंडिया का मैप दिखाते हैं, यहाँ से आप ज्यादा समझिएगा, ठीक है, आपको हम बढ़िया से बताने का प्रयास करते हैं, आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले ये बात जानिए कि ये नॉर्थ ईस्ट है, आप लोग जानते हैं। 7 सिस्टर में सिक्किम नहीं आता, इसको चिकन नेक कहता है। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। अब चिकन नेक क्या होता है थोड़ा सा इसको बता देते हैं। देखिए चिकन नेक क्या, देखिए जैसे चिकन देखते हैं ना, मुर्गी मुर्गा, ठीक है, तो माथा देखिए उसका जो मुंडी है ऐसे निकला हुआ रहता है, मुंडी ऐसे निकला हुआ है, इधर पूरा उसका क्या हो गया, इधर बॉडी हो गया, इधर क्या हो गया। तो आपको क्या बता रहे थे, इधर जो है उसका ऐसे गर्दन हो गया और इधर पूरा धड़ हो गया, तो ये चिकन नेक है, ठीक है। ये सिलीगुड़ी चिकन कॉरिडोर का था। तो नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने वाला जो है यही वाला एरिया है। भारत सरकार अब एक और प्रोजेक्ट चल रहा है, ऐसे बांग्लादेश से होकर के हम लोग नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे। अब देखिए आपको बताते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे बताने वाला क्या बात जरूरी है, तो हम आपको वही बताते हैं। ये आपका सिक्किम है, इधर नेपाल है, इधर भूटान है, ठीक है। यहाँ पे आपका आप लोग को पता है सिक्किम जो है एक एरिया के हिसाब से तो सबसे छोटा गोवा है, मगर क्षेत्रफल की दृष्टि, सॉरी जनसंख्या की दृष्टि कौन से सिक्किम बहुत छोटा स्टेट है। टोटल यहाँ पे 32 गो क्या है, टोटल आपका 32 गो यहाँ पे विधानसभा सीट है, 2 गो लोकसभा है और एक राज्यसभा है। यहाँ के जो है आपका मुख्यमंत्री कौन है, देखिए ये सिक्किम जो है ना, आपको यहाँ पे ये सामरिक दृष्टि से यहाँ पे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे बहुत सारा ग्लेशियर है। आप लोग एक चीज सुने होइएगा, कंचनजंगा, यहीं पे सिक्किम है, सबसे ऊंची चोटी है। लगभग कितना है, 8,585 किलोमीटर, यानी लगभग 8,000 कितना है, हाँ ठीक है, 8,586 किलोमीटर के करीब करीब ये आपका ये जो कंचनजंगा जो चोटी है उसका ऊंचाई है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लेशियर हो, यहाँ पे ग्लेशियर है वो आपको लाहनेक ग्लेशियर, वहीं पे एक झील है लाहनेक झील। तो यहाँ पे क्या है ना कि देखिए अब अभी तो मानसून तो आपका वापस हो रहा है, आप लोग को मालूम है, अभी इधर से वापस हुआ तो ये क्या है ना कि यहाँ पे अवरोध उत्पन्न हो जाता है। बहुत बड़ी बड़ी क्या है आपका पहाड़ है ना, ये बड़ी बड़ी चोटी है, तो जो यहाँ पे इधर से बाहर यहाँ पे अगर कोई भी चीज आता है तो ये पास नहीं कर पाता है। और यहाँ पे संघनित होकर के सिक्किम में कई बार बारिश होता है, आपको मालूम है। नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया में बाढ़ हमेशा आता रहता है। इधर ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे करके यहाँ से आपका ऐसे करके ब्रह्मपुत्र नदी निकलता है और ऐसे करके आके बांग्लादेश में आके गिर जाता है। तो यहीं से आपका तीस्ता नदी निकलता है।
तो यहीं पे आपका लाहनेक झील के पास आपका एक लाहनेक ये ग्लेशियर है, यहीं पे आपका क्या हो गया, बादल फट गया और एक कम समय में बहुत ज्यादा बारिश हुआ। अब बारिश होने के कारण ये वाला एरिया में, अब देखिए कहीं पे भी ग्लेशियर होगा तो फिर जो भी उसका अवसाद है तो आके जमा होके रहेगा। तो ये वाला एरिया में, ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पे जमा हो गया था, यहाँ पे बांध था, ये बांध जब टूटा फूटा तो यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या हो गए, इस चपेट में आ गए और यहाँ पे बह गए। मिसिंग लगभग 82 आदमी के करीब करीब यहाँ पे मिसिंग चल रहा है। कौन कहाँ गए नहीं गए, 10-12 आदमी को निकाला भी गया है, जिसमें से अपना 23-24 को जो है अपना सेना के जवान भी थे, वो भी मिसिंग चल रहा है। तो ये बहुत ज्यादा ये आपका आपदा आ गया है यहाँ पे। तो ये चीज याद रखिएगा। तो क्या कहिएगा, अगर आपको कोई पूछेगा कि बादल फटना क्या होता है, क्या कहिएगा, कम समय में, अल्प समय के लिए, मतलब कम समय के लिए बहुत अधिक जो रेनफॉल होता है, मतलब 100 मिलीमीटर। हाँ, अब ये आपको ये पूछ सकता है कि बादल फटने कितना मिलीमीटर बारिश, तो याद रखिएगा 100 मिलीमीटर कहिएगा। 100 मिलीमीटर बारिश को हम लोग क्या कहते हैं, बारिश फटना कहते हैं। क्लाउड बरस्टिंग, ऐसे क्लाउड नहीं बोलते हैं कि क्लाउड मतलब बादल, बरस्टिंग मतलब बरस्टिंग फटना, तो क्लाउड बरस्टिंग भी कर सकता है। तो ये से आप एक तिस्ता नदी निकलता है, वो तिस्ता नदी आके आपका ब्रह्मपुत्रा में मिल जाता है। तिस्ता नदी कहां से निकलता है तो क्या कहिएगा, ये आपका चोलामू झील से निकलता है और ये आकर के पश्चिम बंगाल, ठीक है, ऐसे करके निकलता है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, इधर से आके बांग्लादेश में आपका यहाँ पे आके ब्रह्मपुत्रा में आपका मिल जाता है। ठीक है, तो आपको ये चीज थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेता है, तो आपके लिए ये जरूरी हो जाता है ना। और यहाँ पे कुछ बताने का चीज है नहीं। तो सिक्किम के बारे में बता रहता है, यहाँ पे जो है 2-3 को दर्रा है जो आपका सामरिक दृष्टिकोण से, नाथुला दर्रा, ठीक है, यहाँ पे सिक्किम में है, ठीक है। जलपैला दर्रा सिक्किम में ही है, नाथुला और जलपैला याद रखिएगा। यहाँ पे अक्सर पूछ देता है, यहाँ आपका भूटान है, ठीक है। सामरिक दृष्टिकोण से ये हम लोग का बहुत अच्छा, ये जो है 22वां भारत का 22वां राज्य बना था, ठीक है। 36वां संविधान संशोधन, ये भी याद रखिएगा 1975 में, ठीक है। तो ये आपके लिए ये सारा चीज जरूरी हो जाता है, ठीक है। मतलब क्षेत्रफल, और जानते हैं 2003 में जो है ये है ऑर्गेनिक जो है अपना स्कीम चलाया था। और आपको बता देते हैं ये आपका जो है 2000 कितना में, आप ये कह सकते हैं 2013-14 में इसको 2014 कहिए, ठीक है। ऑर्गेनिक, विश्व का पहला ऑर्गेनिक स्टेट घोषित किया गया था सिक्किम को, ठीक है। 2003 में अपना प्लान चलाया था। यहाँ पे पूर्णतः ऑर्गेनिक खेती होता है सिक्किम में, ठीक है। यहाँ पे कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं होता है। कहाँ पे, आपका सिक्किम में। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो 36वां संविधान संशोधन से 22वां राज्य बना 1975 में, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। यहाँ के जो है मुख्यमंत्री, अच्छा यहाँ के लक्ष्मण जी जो है यहाँ के राज्यपाल हैं, ठीक है। यहाँ के मुख्यमंत्री हम भूल रहे हैं, इसका बड़ा बढ़िया नाम था, याद ही नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे 32 को आपका विधानसभा सीट है, आपका 2 गो लोकसभा है, 1 गो राज्यसभा है, ठीक है। और यहाँ पे, और आपका यहाँ से क्या है, सिक्किम बहुत सामरिक दृष्टिकोण से हम लोग का सिक्किम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्टेट है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। आपके लिए हम जो भी चीज बोल रहे हैं सर, ये आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं भैया, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो बादल फटना समझ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे पूछ सकता है आपको कि अभी हाल फिलहाल में जो है बादल फटने से कहाँ पे जो है जवानों की मौत हो गई, तो क्या कहिएगा, सिक्किम में बादल फट गया। तिस्ता नदी बता दिए, चोलामू झील से निकलता है। और आपका आगे कहाँ पे मिलता है, तो क्या कहिएगा, आपका उधर से ब्रह्मपुत्र नदी पे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं ना, जैसे सिक्किम कौन हिमालय के अंदर आता है, तो याद रखिएगा। तो कौन सा हम हिमालय था, एगो सिंधु सतलज यानी पंजाब हिमालय, कोई मायो हिमालय और नेपाल हिमालय। तो ये तिस्ता नदी के बाद से आपका असम हिमालय शुरू होता है। दिहांग और तिस्ता के बीच आपका है ना कौन हिमालय, आपका असम हिमालय। तो ये याद रखिएगा, तिस्ता और दिहांग। तो यहाँ पे कहा थे हम लोग, सिक्किम के मंगल जिले के साउथ लोहानक झील, यही झील के बारे में आपको कह रहे थे। लोहानक झील में ग्लेशियर पर बनी एक झील है, ठीक है। लोहानक, उसको लोहानक ग्लेशियर में ही लोहानक झील है, ठीक है। वहीं पे आपका ये घटना हुआ है। वहीं पर बादल फटने से जो है की वजह से बाढ़ उत्पन्न हुआ है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट कौन है, देखिए रक्षा मंत्री तो हम लोग का कौन है, राजनाथ सिंह है, ठीक है। तो रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी हैं, बेंगलुरु में जो है को किया है 2 सीट वाला, मतलब आपका जो है LCA लाइट कॉम्बैक्ट, एल होगा, ठीक है। LCA देखिए, LCA का मतलब क्या हुआ, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट होता है, ठीक है ना। लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना में क्या कर दिया गया है, आपका शामिल किया गया। तो कौन लड़ाकू विमान, तेजस, ये बिल्कुल याद रखिएगा, VVI है, ठीक है। क्योंकि पूर्णतः स्वदेशी है, ठीक है। अजय भट्ट की उपस्थिति में आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा इसको बनाया गया है, ये याद रखिएगा। HAL का स्थापना 1940 में होता है। ये नवरत्न कंपनी में आता है। नवरत्न कंपनी की टोटल संख्या क्या को कहिएगा, 12 गो है। महारत्न कंपनी की संख्या टोटल 13 गो है, ये याद रखना है आपको। LAC मतलब लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस को, लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना में शामिल कर दिया गया है। ये बहुत अपने आप में बड़ा उपलब्धि है, एक तरह का मतलब कारनामा दिखाएगा ये, ठीक है।
ये आपका कभी कभी जो है आपको ये प्रशिक्षण विमान है और कभी कभी आपका लड़ाकू विमान के भी रूप में काम इससे लिया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, LCA मतलब इसको क्या कर दिया गया है, शामिल कर दिया गया है ना। चलिए आगे चलता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया LCA तेजस लड़ाकू विमान पूर्णतः स्वदेशी है, जलवायु और पर्यावरण की दिशा में एक साझा पहल। देखिए साझा पहल क्या हुआ है आपको बताता है। आज आप लोग के लिए हम थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन ले आए हैं। चलिए क्या साझा पहल है। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष यानी NIIF ने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन यानी JBIC के साथ $7 करोड़, 7 करोड़ नहीं, यहाँ पे $6 करोड़ हो जाएगा। ठीक है $6 करोड़ का भारत जापान फंड लॉन्च करने के लिए JBIC और भारत सरकार यानी GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ निवेश के रूप में करार किया है। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पहल जो है जापान के साथ हम लोग कितने दिन से ये बात चल रहा था, ये जलवायु के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जापानी निवेश अब भारत में आएंगे और संरचना के लिए ये निवेश बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, तो जापान के साथ हम लोग का हमेशा एक अच्छा रिश्ता रहा है, जो बायलैटरल रिश्ता होता है ना, द्विपक्षीय रिश्ता। ठीक है, तो राजनयिक संबंध हमेशा से जापान के साथ अच्छा रहा है। तो ये दो चीज कितना $6 करोड़ जो है भारत और जापान के फंड के बीच लॉन्च करने को घोषणा कर दिया गया था। क्या कहिएगा, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष ने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन यानी JBIC के साथ $6 करोड़ का भारत जापान फंड लॉन्च करने के लिए JBIC यानी आपका जापान बैंक वाला है। ठीक है, यही है आपका। ठीक है, JBIC और भारत सरकार यानी GOI के साथ निवेश के रूप में करार किया है। इसमें भारत सरकार का कितना अपना अंशदान है 49% और JBIC का कितना है 51% है। देखिए इससे क्या होगा ना, जलवायु का जो परिवर्तन अभी जान रहे, क्लाइमेट चेंज को लेके सरकार एक से एक पहल कर रही है, एक से एक काम कर रही है। ठीक है, जो इससे निपटारा कराया जाए। तो ये जो पैसा है ना, ये अपना भारत में क्या हो जाएगा, और संरचना के लिए यहाँ पे निवेश किया जाएगा जापानी कंपनियों द्वारा। ठीक है, तो इससे भारत को बहुत ज्यादा रोजगार मिलने वाला है। ये बड़ी दिन से ये बात चल रहा था, अब जाके इंप्लीमेंट हुआ है। ठीक है, केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार दे दिया गया है। आप लोग जान रहे हैं कि पिछले 3 तारीख से नोबेल पुरस्कार का घोषणा किया जाता है। ये नोबेल कमेटी द्वारा किया जाता है, 10 तारीख तक चलता है। 10 तारीख में अंतिम नोबेल पुरस्कार का घोषणा किया था, जिसमें आपका इकोनॉमिक्स रहता है। और ये पुरस्कार कब दिया जाता है, 10 दिसंबर को दिया जाता है। ये क्यों भैया, कब से नोबेल कमेटी का स्थापना 1900 में हुआ था, 1901 में हम लोग नोबेल पुरस्कार देते हैं। ठीक है, ये जानते हैं। हम लोग का जो है भारतीयों को सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। कल परसों से ये चीज हम बोलते रहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए मेरे साथ साथ रिवीजन करते चलिए, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। कभी भी मिलान करने दे देगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर, सीवी रमन 1930 में, फिर सीवी रमन के बाद चले आइएगा तब क्या कहिएगा 1968 में आपका हो जाएगा। यहाँ पे क्या बताए थे, हाँ सीवी रमन, हाँ फिर हरगोविंद खुराना बायोलॉजी में मिला था। फिर आपका 79 में पीस के लिए मिला था मदर टेरेसा को। फिर 83 में फिर फिजिक्स के लिए मिला था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। ठीक है, फिर आपका 1998 में आपको अमृत सेन को मिला था। फिर 2009 में आपका सुब्रमण्यम जी थे, ठीक है, उसको मिला था केमिस्ट्री में। फिर 2014 में कैलाश सत्यार्थी को मिला। 2014 के बाद फिर 2019 में अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स में मिला था। तो ये सब चीज याद करते चलिएगा। पुरस्कार 2023 का घोषणा कर दिया गया है। इसमें 3 वैज्ञानिकों को दिया जाएगा। ठीक है, मेगाजी, बॉवेंडी है, लुई ब्रेन है। ये कहाँ के मालूम है, ये जो है आपके, ये सारे अमेरिका में ही रहते हैं। ये अलग अलग, ये आपका जो है ये रूस मुल्क के, ये लुई बुरेंडी रूस मुल्क के थे और ये तो अमेरिका के ही हैं। एलेक्सी आई, ये 3 आदमी को दिया गया। नाम सुनिए, मोगी जी, बेवेंडी है, लुई ब्रू है, ठीक है, एलेक्सी आई है। ठीक है, ये आपका 3 नाम कहां से आ गया, आई एलेक्सी आई की मोव है। ठीक है, ये 3 व्यक्ति को दिया गया है, ये याद रखना है। ये एक ही साथ का नाम है, ठीक, आई एक ही मोव है। ठीक है, ये काट दीजिए। क्या कौन कौन कहिएगा, 3 आदमी का घोषणा किया गया है फिजिक्स में। आपका पहला हो जाएगा मोगी जी बेवेंडी, लुई ब्रू, एलेक्सी आई एकीमोव। ठीक है, ये तीनों है। इसको किसके लिए दिया गया बताते हैं, क्वांटम, बताते हैं नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है। इसमें बहुत ज्यादा ये सब चर्चा में रहता है, थोड़ा सा ध्यान देके रखिएगा। इन्हें क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए पुरस्कार दिया गया है। ये जो कल जो दिए थे, कल जो हम लोग दिए थे, सबसे पहले चिकित्सा में दिए थे। तो चिकित्सा में किसको लिए दिए थे, आरएनए जो वैक्सीन तकनीकी प्रौद्योगिकी का विकास किया था उसके लिए के दिए थे। कल हम लोग किसके लिए बोले थे कि प्रकाश का जो है आपका एक्सा सेकंड नहीं बताए थे कि इतना स्पीड से चलता है, उसी को लेकर के दिए थे। ठीक है, मतलब आपका परमाणु का जो है सबसे छोटा, मतलब कितना कम समय में ऊर्जा जनरेट करता है। आज इसमें क्या है आपका क्वांटम डॉट्स के लिए दिया गया है। ठीक है, क्वांटम मतलब क्या होता है कि छोटे नैनो कण
होते हैं जिनके गुण उनके आकार से निर्धारित होता है, ठीक है। इसी को कहते हैं क्वांटम। अगर क्वांटम, ये जो क्वांटम डॉट्स है, इसी टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग एलईडी लाइट देखते हैं, टीवी स्क्रीन देखते हैं, ठीक है। ये सारा क्वांटम डॉट्स ही है, ठीक है ना। ये प्रौद्योगिकी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है हम लोग के लिए। कैंसर में भी जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इनका उपयोग नई एलईडी लाइट, टीवी स्क्रीन लाइट में हम है, साथ ही कैंसर ट्यूमर के लिए भी इसके मददगार होता है। क्वांटम डॉट्स के बारे में याद रखिएगा। ये तीनों वैज्ञानिक का जो नाम बोले हैं ये याद रखना है आपको। फिजिक्स के बारे में कल 3 को बोले थे, और आज केमिस्ट्री का हो गया है मोगी जी, बावेंडी, लुई ब्रू, एलेक्सीआई, एकिवीमो, ठीक है। एकिमो, ये याद रखना है आपको। ये क्वेश्चन बार बार आपको पूरा साल भर आपके सामने आते रहेगा। इसी वजह से एक बार देख लीजिएगा, 10 तारीख तक हम आपको पूरा रिवीजन करवा देंगे जितना भी नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है, ठीक है। फिर 10 दिसंबर को तो इन लोग को वितरण किया ही जाएगा। देखिए नोबेल पुरस्कार में, अच्छा आगे, ठीक है। ये साथ ही कैंसर ट्यूमर में ये सभी विजेता को नैनो वर्ल्ड की खोज के लिए अग्रणीय है। ये लोग जो तीनों विजेता हैं वो लोग नैनो वर्ल्ड में बहुत ज्यादा योगदान दिया है। अब तक 194 विजेता को दिया गया है ये पुरस्कार, ठीक है। मालूम है ना, 194, कल कितना बोले थे, 117 भौतिकों को दिया गया था, ये 194 को दिया। मेरी क्यूरी को जो है इसका प्रथम महिला विजेता थी, जो भौतिक में 1903 में मेरी क्यूरी को पता है, केमिस्ट्री में भी ली थी और आपका फिजिक्स में भी ली थी। तो कब ली है, 1903 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया। इसका राशि के बारे में नहीं लिखे, क्या राशि तो हम लिखे थे, कहाँ चला गया है भाई, ठीक है। पुरस्कार की राशि के साथ साथ 18 कैरेट सोना, हाँ यही चीज आप लोग को बताना चाह रहे थे, क्योंकि देखिए स्टेटमेंट में आके क्वेश्चन पूछ देता है। तो पुरस्कार राशि कितना है, 11 मिलियन स्वीडिश कॉर्नर, या क्या कहिएगा 9.868, क्या कहिएगा 9.86 लाख डॉलर, ठीक है। लाख डॉलर दिया जाएगा, ठीक है। या फिर आप क्या कहिएगा 11 मिलियन। अभी इसका जो है धनराशि बढ़ाया गया है, और साथ साथ में क्या है 18 कैरेट सोना भी दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखेगा, साथ में 18 कैरेट सोना का एक पदक दिया जाता है, 11 मिलियन स्वीडिश कॉर्नर या 9.86 लाख डॉलर दिया जाता है, ठीक है। ये याद रखेगा। नोबेल पुरस्कार, नोबेल का जो आपका जो डायनामाइट है, डायनामाइट का खोज कब किया गया था, 1867। नोबेल जी पैदा, मतलब नोबेल जी का जन्म, अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कब हुआ था, 1833 में। मृत्यु 1896 में। घोषणा 1895 में। ये सब इससे पहले वाले क्लास में हम सब बता दिए हैं। एक ही चीज को बार बार अगर रिपीट करें तो जब हम बोले ना तो उसको आप अपने मन में दोहराइए, आपको याद होगा तो आपका रिवीजन अच्छा से हो जाएगा और आपका तैयारी भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए कहां पे थे हम लोग, पुरस्कार दे दिए गया, ठीक है ना। चलिए ऑपरेशन कैक्टस, देखिए अभी हाल फिलहाल में ये थोड़ा चर्चा में आ गया, कैक्टस क्या है। अभी आप जानते हैं मालदीव में चुनाव हुआ था, 53% जो है चुनाव के साथ वहां के जो है डॉक्टर मोहम्मद मुइजू, ठीक है, मोइज जो है जीत गया है, और वो जो है भारत विरोधी थोड़ा सा माना जाता है, ठीक है, चाइना के सपोर्टर में माना जाता है। तो वहां क्या बोला है कि भारत गो आउट का नारा दिया गया था, उसका इलेक्शन के जो है चुनाव में जो है उसका जो चल रहा था उसी टाइम ये नारा दिया था, भारत गो बैक, यानी वहां पे कुछ सेना है। तो एक कैक्टस हम लोग का ऑपरेशन कैक्टस चला था। वो हुआ क्या था कि 1988 का बात है, 88 में जो है मालदीव में आंतरिक विद्रोह हो गया था। तो वहीं के मतलब है विद्रोह को दबाने के लिए हम लोग सेना भेजे थे, जो ऑपरेशन किए थे वो कैक्टस था। तो तभी से वहां पे हम लोग का भारतीय कुछ सेना आर्मी, क्योंकि हम लोग का वहां बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट चलता है, बंदरगाह का प्रोजेक्ट है, रोड चल रहा है, हम लोग के पैसे पे तो वो लोग पल रहा है ना, कहने का मतलब यही है। तो थोड़ा मोड़ा, ठीक है ना। तो वहां पे अभी ये जो सत्ता में आया है तो ये बोल रहा है कि वहां पे जितने भी भारतीय लोग हैं, ठीक है, भारतीय सेना है जो भी है, कि वहां पे उसको मालदीव से निकाला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑपरेशन कैक्टस आ गया है थोड़ा सा किसमें, चर्चा में। तो ये आपका ऑपरेशन कैक्टस याद रखेगा, भारत और मालदीव के बीच हुआ था 1988 में, ठीक है। भारत की सेना और मालदीव के भारतीय सेना वहां गया था मालदीव में जो है विद्रोह को दबाने के लिए। अभी आपको बोले थे इससे पहले इब्राहिम मोहम्मद सोलेह था, उसको हरा करके ये जीते हैं, ठीक है ना। और इसका जो है क्या बोलते हैं उसको, ये पीपीएम इसका पार्टी का नाम है, ये याद रखेगा, ठीक है, ये याद रखेगा, ठीक है, प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव, ठीक है, ये याद रखेगा। ये मोहम्मद मुइजू वहां के क्या बने हैं, आपका प्रधानमंत्री बने, तो इसको राष्ट्रपति बने। तो कहने का मतलब ये है कि जब भारत विरोधी कोई ताकत आता है तो भारत के साथ ही पहले ड्रामा करता है, सारा चीज हम ही लोग का। वहां पे कितना मालदीव में हम लोग कितना ज्यादा सहायता पैकेज देते हैं, तो समुद्र के नीचे में सबसे दबा हुआ है, मालूम है कितना मालदीव का समुद्र तल से कितना ऊंचाई है, मात्र 1.5 मीटर, मतलब 1.5 मीटर। जितना जलवायु परिवर्तन हो रहा है, अगर थोड़ा सा गड़बड़ी होगा तो पूरा देश मतलब डूब जाएगा। एक बहुत बड़ा फ्लोटिंग मतलब देश बनाने का घोषणा कर रहा है, उसमें भारत सरकार का भी योगदान है कि कैसे भी बचाया जाए। ज्यादा जनसंख्या भी नहीं है, सबसे पहले मान्यता देने वाले हम ही लोग थे। तो अब वो जो बने हैं तो वो थोड़ा सा कहा जा रहा है कि कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं, ठीक है। अब कम्युनिस्ट विचारधारा का है तो स्वाभाविक है थोड़ा सा चाइना के प्रभाव में आएगा, ठीक है ना। तो चाइना वाला भी चाहता है कि जो भी पड़ोसी देश है
वो थोड़ा सा हम हस्तक्षेप करें यहाँ भारत के पड़ोसी देश में। तो ऑपरेशन कैक्टस बिल्कुल याद रखने वाला रखिएगा, ठीक है। ये था पाकिस्तान ने अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिक को 1 नवंबर तक देश छोड़ने का आदेश दे दिया है। देखिए हुआ क्या है ना, पाकिस्तान का वहां का इकोनॉमिक्स बहुत खराब हो गया, ठीक है। लोग वहां पे खाने पे लाला पड़ा हुआ है, लोग का ऐसा बुरा हाल हो गया है कि क्या बताएं। और तालिबान, ये आपका अफगानिस्तान में तालिबान का क्या है, सरकार है। थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको। देखिए यही सबसे तो क्वेश्चन पूछता है। चलिए बता दें। देखिए ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये अपना भारत है। ये डूरन लाइन है, इसका निर्धारण 1893 में किया था। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। ये डूरन लाइन है। अब ये है ना, अफगानिस्तान में आपको पता है 2021 तक जो है यहाँ पे अशरफ गनी का सरकार था, जब अमेरिका वाले यहाँ पे थे, ठीक है। क्योंकि आए थे आतंकवादी खत्म करने के लिए, खुद खत्म हो गए, यहाँ से निकल गए। सब जो है तालिबानी मार मोड़ के भगा दिया, तो अशरफ गनी का सरकार सत्ता में चला गया, मतलब सत्ता से हट गया, और यहाँ पे तालिबान लोग बैठे। जब तालिबान लोग बैठे तो बहुत सारे लोग उससे पहले भी पलायन किए हुए थे, उसके बाद भी यहाँ पे कहाँ पे पाकिस्तान में आ गए। जब अब यहाँ पे सरकार चीज लोग का अच्छा से चल रहा है और ये लोग अभी आतंकवादी का रास्ता छोड़ के अपना देश को आगे बढ़ाने में भी लगा हुआ है। अभी इससे पहले एक क्वेश्चन आपको बनाए थे कि सबसे अधिक जो है प्रदर्शन करने वाला मुद्रा इसका अफगानी ही था, ठीक है, डॉलर के मुकाबले में, है ना। यही बताए थे आप लोग को। तो कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ का हालत खराब हो गया है, और यहाँ पाकिस्तानी रुपया को भी ये यहाँ पे क्या कर दिया, बैंड कर दिया। तो पाकिस्तान का जो रुपया है यहाँ पे नहीं चल सकता है। तो ये सारा चीज लेकर के अब पाकिस्तान के पास इतना ज्यादा लगभग बता देते हैं आपको 21 लाख जो है यहाँ शरणार्थी यहाँ पे रह रहा है पाकिस्तान में। तो इसको खुद खाने का नहीं, तो सोचा कि हम आप लोग को क्या खिलाएंगे। तो ये क्या किया है, यहाँ के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनुमान काकर है, ठीक है। उसने क्या बोला है कि आपको 1 नवंबर तक सारे आदमी को, जिसके पास लगभग 17 लाख के पास तो दस्तावेज नहीं है, तो बोला कि आप लोग सब कुछ खाली करके आप लोग क्या जाइए, अफगानिस्तान चले जाइए। ऐसे भी अफगानिस्तान तालिबान वाला पाकिस्तान के साथ अच्छा रिलेशन है नहीं हम लोग के साथ। और एक बात और बता दें, अभी हाल फिलहाल में अफगानिस्तान का जो दूतावास था हमारे यहाँ पे, क्योंकि अशरफ गनी के सरकार के समय में अफगानिस्तान दूतावास का यहाँ पे मतलब बनाया गया था, तो तालिबान बोला कि उस दूतावास को हम लोग नहीं मानते। जो अशरफ गनी का सरकार था हम उसी को नहीं मानते, तो उसका दूतावास को क्यों मानेंगे। तो आपको ये भी बात याद रखना है कि कहेगा कि अगर हाल फिलहाल में कहाँ के मतलब दूतावास जो है भारत से राजनयिक संबंध खत्म कर दिया गया है, तो क्या कहिएगा अफगानिस्तान। देखिए तालिबान के साथ हम लोग का रिश्ता अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं, मगर इसको अभी कोई देश का दर्जा, मतलब इसको जो है कंट्री का दर्जा दिया ही नहीं है, यूएनओ दिया ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे लोग आपका क्या है, आपका एक तरह से आतंकवादी संगठन था, वही हड़प करके यहाँ पे सरकार चला रहा है। अब पाकिस्तान को भी परेशान किया हुआ है, तो पाकिस्तान सरकार भी, क्योंकि यहाँ पे लास्ट जनवरी तक होने वाला है इलेक्शन, तो ये भी अपना कहानी कर रहा है कि जो भी अवैध लोग हैं आप लोग निकलिए, दस्तावेज दिखाइए। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। डूरन लैंड है, ये अफगानिस्तान है, ये आपका बखान कॉरिडोर है। बहुत बार पूछता है बखान कॉरिडोर कहाँ, तो ये अपना कश्मीर वाला पार्ट है। ये आपका गिलगिट बल्तिस्तान है, ठीक है, पीओके है, ये अपना कश्मीर है। ये ऊपर में आपका किर्गिस्तान है, ठीक है, आप लोग जानते हैं। चलिए इधर चाइना है, चलिए आगे। तो ये बात याद रखिएगा, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लेता है। जब क्वेश्चन पूछ लेता है तो उस टाइम पछताने के अलावा कुछ नहीं। हाँ, तो यहाँ पर कहाँ थे, अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिक को 1 नवंबर तक क्या किया, छोड़ने का आदेश दे दिया है। इसमें सबसे बड़ी संख्या में अफगानी लोग किए हैं। लगभग वर्तमान में 30 लाख अफगानी नागरिक हैं, 17 लाख के पास कोई दस्तावेज ही नहीं है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। ये पाकिस्तान सरकार का ये बहुत बड़ा कदम है। वहां पे आंतरिक विद्रोह भी हो सकता है। इतना सारा नागरिक 1 नवंबर तक बोला है खाली करने के लिए, संभव है, कितना बड़ा विद्रोह हो सकता है, ठीक है। तो अफगानिस्तान का हालत बहुत खराब है, लूटने वाला है, समझे, निकल गया है भीख मांगने के लिए। फाइनली अब क्या होगा इसके साथ, समझे, भगवान ही को पता है, ठीक है ना। तो 17 लाख के पास कोई दस्तावेज नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या, 2021 से के बाद बहुत सारे अफगानी पाकिस्तान आए थे, आपको बता दिए हैं। 17 अगस्त का घटना था, ठीक है, 17 अगस्त का घटना था, जब अशरफ देखे थे अशरफ गनी कैसे पकड़ के हवाई जहाज को पकड़ के लटक के भाग रहा था, ठीक है। तो फाइनली 21 अगस्त 2021 तक अफगानिस्तान में सारे लोग यहाँ से निकल गए थे। नीरज चोपड़ा ने 19वें एशियाई खेल में भाला फेंका है, ठीक है। आपको बता दें अब तक का एशिया खेल में सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। 1951 से एशिया खेल होता है, ये बात याद रखिएगा। कब से, 1951 से। इस बार कैमा हो रहा है, 2022 का खेल हो रहा है। कुछ टेक्निकल कारण की वजह से नहीं हो पाया था 2022 में, तो 2023वां हो रहा है। कैमा संस्करण है, 19वां संस्करण है। 18वां संस्करण कहाँ हुआ था, इंडोनेशिया में हुआ था। 20वां संस्करण कहाँ होगा, जापान में होगा। भारत कै बार किया है, तो 2 बार किया है। एक बार 1951 में किया था, एक बार 1982 में किया है, ठीक है। देख लीजिएगा 82 में किया है, ठीक है ना। तो आपका जो अगला होगा कहां पे होगा, तो जापान में कीजिएगा। पिछला कहां हुआ, इंडोनेशिया में। तो कहने का मतलब ये है अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। पिछले बार जो है हम लोग 70 में, इस बार जो गए हैं
तो इस बार का नारा ही था अब की बार 100 पार, ठीक है। तो 100 पार शायद लगभग होने ही वाला है, ठीक है। 79 हाथी को हो गया था, मतलब कल ही हो गया था 81, फिर आज होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है नीरज चोपड़ा क्या कर दिए हैं। नीरज चोपड़ा के बारे में इस वजह से लिखे हैं क्योंकि नीरज चोपड़ा आपको मालूम है हम लोग भाला फेंक दिवस मनाते हैं 7 अगस्त को। नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में पहला गोल्ड मेडल दिलाने वाला है, ठीक है ना। आपका जो है आपका अजर यहाँ पे ये कहाँ पे हुआ था, अभी आपका हुआ था ना विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप, आपका कहाँ पे था भाई, बुडापेस्ट में, हाँ ठीक है, हंगरी के, हाँ बुडापेस्ट में ही हो रहा था, बुडापेस्ट में हो रहा था। तो वहीं का ध्वज वाहक भी था और ये इसके नाम में बहुत ज्यादा कीर्तिमान भी है, ठीक है। तो ये क्या किया है 19वें एशियाई खेल में भाला फेंक में 88.88 मीटर क्या किया है, स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है, ठीक है। अब तक एशियाई खेल में भारतीय दल ने 81 पद वे चौथे स्थान पर है। देखिए ये कुल नहीं है, याद रखिएगा, और जीतना है, अभी 100 पार करना है। तो ये 81 पद है, ठीक है, चौथे स्थान पर है, ठीक है ना। स्वर्ण 18 जीत लिए, 21 रजत है और 32 कांस्य पदक जीते हैं। तो टोटल अभी तक कितना हो गया, 81 है और चौथे नंबर पे हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। अभी सुरेखा वेन्नम है, तीरंदाजी करती है, वो भी जीती है स्वर्ण पदक, ये याद रखिएगा, स्वर्ण सुरेखा वेनम, ठीक है। ये पूछ लेता है, सुरेखा वेनम बहुत अच्छी खिलाड़ी है, ठीक है, तीरंदाजी करती है सुरेखा वेनम, ठीक है, याद रखिएगा, उसको भी गोल्ड मिला है। तो टोटल गोल्ड अब तक कितना ले लिया, 18, 31 रजत है, 32 कांस्य, टोटल चौथे स्थान पे चल रहा है, हांगजो में हो रहा है, ठीक है। और ज्यादा दिन का खेल नहीं है, लगभग खत्म। तो नीरज चोपड़ा को कितना मीटर फेंका, 88.88, ये बात आपको याद रखना है, कितना फेंका नीरज चोपड़ा, 88.88, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पूछ लेता है, इसी वजह से आपको हम आपके लिए जो महत्वपूर्ण चीज है आपको हम वही बताते हैं। वर्ष 2023 का 11वां संस्करण युद्ध अभ्यास संप्रीति जानते हैं, संप्रीति किसके साथ करते हैं, बांग्लादेश के साथ करते हैं। अभी मालदीव के बारे में बताया ना आपको कि मोहम्मद मुइजू वहां का राष्ट्रपति चुनाव जीता है तो अपना तेवर दिखा रहा है, ठीक है, उसको पता नहीं कि किससे पंगा ले रहा है। तो उसी तरह से जो है बांग्लादेश भी है ना, कभी कभी ये भी हैकरी दिखाता रहता है, ठीक है, जबकि बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में पूरा रोल हम ही लोग का था। हाँ, तो इसका ऐसा तो नहीं है, शेख हसीना थोड़ा ठीक ठाक है, अभी भी G20 में आई थी तो ये ठीक ठाक है, ज्यादा कुछ नहीं करते। मगर बेल्ट इन रोड इनिशिएटिव में आपका चाइना का बहुत सारा चीज बांग्लादेश में लगा हुआ है, ठीक है, बांग्लादेश में बहुत ज्यादा ये इन्वेस्ट किया हुआ है। तो हो सके अपना इन्वेस्ट के पैसे के दम पर कुछ ड्रामा करे। तो अभी क्या है ना, संप्रीति अभ्यास चलता है, भारत और बांग्लादेश के बीच, दो सेनाओं के बीच युद्ध अभ्यास किया जाता है कि कैसे जो है रणनीतिक ये चीजों को, अपना सीमा को क्या किया जाए, सुरक्षित रखा जाए। तो इस बार कहाँ पे हुआ है, मेघालय में हुआ है। अभी नॉर्थ ईस्ट के बारे में आपको बता रहे थे, याद रखिएगा नॉर्थ ईस्ट का ये टोटल, मेघालय भी 1972 में बना था, ये याद रखिए, ठीक है। तो मेघालय में चल रहा था, ये किसके साथ चल जाएगा तो आपको क्या कहिएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है। 3 अक्टूबर से चलेगा, ये 11 अक्टूबर तक चलना है। कब तक चलना है, गारो खासी जयंतियां, वहां की पहाड़ियां हैं, ठीक है। आप लोग परादीपीय भाग का ये पठा भाग है, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। गारो खासी जयंतियां जो है कौन सा पर्वत का भाग है, हिमालय का है कि क्या बोलता है, हिमालय का है या फिर पारादीप, तो ये गोंडवाना लैंड का पारादीप, ये भारत का भाग है, ठीक है। यही आपका कौन, ये देखिए आपका है मेघालय, ठीक है। देखिए इधर से असम है, असम दो तरफ से इसके साथ सीमा साझा करता है, इधर से भी और चारों तरफ से, इधर से आपका क्या हो गया, आपका बांग्लादेश लगता है। ये पे आपका हो रहा है संप्रति, ये पे आपका गारो है, खासी है, जयंती है, 3 पहाड़ियां हैं, ठीक है। यही पहाड़ी यहाँ से इधर मानसून जाता है, ये पहाड़ी से टकराने की वजह से सबसे अधिक यहाँ पे बारिश होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग जानते हैं कोणार्क संगमा यहाँ के क्या है, ये आपके मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, ये हमेशा चर्चा में रहता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा सिक्किम के बारे में जो बताए हैं आपको, तो सिक्किम देख लीजिएगा, ये टोटल आपका पूरा नक्शा आपके ब्रेन में होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में टोटल कहेगा कि क्या स्टेट, तो क्या कहिएगा 8 स्टेट। 7th सिस्टर में कितना, तो कहिएगा 7। देखिए 7th सिस्टर का मतलब देखिए यहाँ पे अलग सिलीगुड़ी, ये 7 हो गया, सिक्किम को छोड़ दीजिए, 22वां राज्य बना था सिक्किम, ठीक है, इधर अलग है, ये 7 को याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे नागालैंड है, मणिपुर है, उसके बाद मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, असम है, हो गया इतना। तो बस याद करते चलना है, एक बार नक्शा पे पकड़ बना लिया ना तो फिर कोई करंट हो या कुछ हो, सब एक एक बार में याद रहेगा, एकदम गट गट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।